Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, we are going to study about the meiotic errors, also known as non-disjunction, और इनको हम chromosomal aberrations के नाम से भी याद रख सकते हैं. तो इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं. Alright students, previously हम study करके आ चुके हुए हैं about meiosis, the reduction division. ये भी टॉपिक उसी से रिलेटेड है. इट इज अबाउट द meiotic errors. ऑलराइट, दूसरा नाम इसका जो यहाँ पे लिखेंगे हम, दैट इज अबाउट नॉन डिसजंक्शन. इसको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए. और थर्ड चीज, वी कैन मेमोराइज इट एज क्रोमोसोमल एबरेशन. ऑलराइट, or as well as we can memorize it as mutational abnormality. Alright students, ये सब चीजें यहां पे मैंने इसलिए मेंशन की हैं ताकि आपको कंसेप्ट समझने में आसानी हो जाए. अब स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे तो ये जो वर्ड्स हमने लिखे हैं इनको वन बाय वन हम एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं. हमने ये पढ़ा हुआ है कि इन द meiosis one cell divides to form 4 haploid daughter cells. पेरेंट सेल डिप्लॉयड होता है और 4 haploid daughter cells बनाता है. अब ये जो चारों डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को इंश्योर करना बहुत ज्यादा जरूरी चीज है. मियोसिस के अंदर भी बिल्कुल माइटोसिस की तरह चेक पॉइंट्स मौजूद होते हैं कि जिनके जरिए साथ साथ ये प्रूफ रीड कर लिया जाता है कि कहीं कोई क्रोमोसोम खराब तो नहीं है, कहीं कोई जीन गलत अटैच तो नहीं हो गया, कहीं कोई डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन एक्स्ट्रा तो नहीं हो गई, या फिर ये चीज भी इंश्योर की जाती है कि जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है क्रोमोसोम्स की उसको भी देख लिया जाए. लेकिन बाज़ औक़ात कुछ प्रोटीन्स, कुछ एंजाइम्स की एक्टिविटीज की वजह से हमें पता चलता है कि यहां पे क्रोमोसोमल इंजरीज होना शुरू हो गई हैं. अब उसको मैं क्रोमोसोमल इंजरी इसलिए कह रहा हूं कि ये उस प्लान ऑफ चेंज के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा होता कि जो सेल अपने लिए पहले से तय करके बैठा हुआ है. यानी सेल्स तो ये चाह रहे होते हैं कि इस चीज को इंश्योर करें कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो क्रोमोसोम्स की, लेकिन जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती तो उस वक्त हम ये नाम दे देते हैं इसको कि दिस इज एन एरर. और चूंकि मियोसिस में हो रहा है तो हम कहते हैं इट इज अ मियोटिक एरर, और फिर उसको हमने दूसरा नाम क्या दिया है, meiotic नॉन डिसजंक्शन. ऑलराइट, अब इसके लिए स्टूडेंट्स पहले हम इसको डिफाइन करते हैं. द प्रोसेस in which chromosomes fail to segregate during anaphase and telophase, thus unable to ensure equal, or we can say programmed, distribution of chromatids in daughter nuclei. Alright students, इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं इस meiotic error को. अब स्टूडेंट्स, आपकी आसानी के लिए मैं इन वर्ड्स को स्प्लिट करने लगा हूं. ऑलराइट, किस तरह से स्प्लिट करते हैं? सबसे पहले मैं यहां पे लिख रहा हूं एक लफ्ज, दैट इज जंक्शन. ऑलराइट, फिर एक और हम अपनी आसानी के लिए स्टेज बना लेते हैं, डिसजंक्शन, और फिर उसके बाद नॉन डिसजंक्शन. ऑलराइट, अब ये तीनों अल्फाज जो हमने यहां पे लिखे हैं, द फर्स्ट वन इज जंक्शन. जंक्शन का लफ्जी मतलब होता है जोड़. ऑलराइट, यानी कहीं पे कोई पॉइंट ऑफ कनेक्शन मौजूद हो तो उसको हम कहते हैं दैट इज द जंक्शन. अब आप लोगों को याद होना चाहिए, अगर हम देखते हैं सेल डिवीजन को तो हमें पता चलता है इंटरफेज में डीएनए तो रेप्लिकेट हो चुका हुआ है. इसी तरह जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स हमें नजर आते हैं वो सेम सेंट्रोमेयर से अटैच्ड होते हैं,
और फिर इसके बाद जब बाइवेलेंस या टेट्राड की फॉर्म में मेयोसिस के प्रोफेज के अंदर हम इसको देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यहां पे भी कोहेसेंस ने इनको पेयर करवाया हुआ है, जोड़ के रखा हुआ है क्रोमोसोम्स को, जिनको हमने होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर कहा था। अब स्टूडेंट्स ये जो क्रोमोसोम्स का जोड़ है, दिस इज द जंक्शन, ऑलराइट। फिर इसके बाद जैसे ही सेल डिवीजन आगे चलना शुरू होती है तो व्हेन द सेल रीचेज एनाफेज, आप लोगों को याद होना चाहिए इक्वेटोरियल प्लेट बन जाने के बाद अगली स्टेज में क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम्स को अलग अलग हो जाना चाहिए। अगर तो माइटोसिस है तो फिर आप ये याद रखेंगे कि सेंट्रोमियर को अलग होना है, और अगर हम मियोसिस 1 की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि टेट्राड में जो क्रोमोसोम्स हैं, जो रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम्स आपको नजर आ रहे थे या बाइवेलेंट पार्टनर्स जो आपको नजर आ रहे थे, उनको अब अलग अलग हो जाना चाहिए। अब इनके अलहदा हो जाने को हम कहते हैं डिसजंक्शन, ऑलराइट। सो इट विल बी द सेकंड पॉइंट। डिसजंक्शन का मतलब क्या है, सेपरेशन ऑफ द जॉइंट। इससे क्या मुराद है कि जो क्रोमोसोम्स हैं अब उन्होंने अलहदा अलहदा होना है, तो इसका मतलब यह हुआ कि द रिक्वायरमेंट इज द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम्स इवन इफ इट इज इन द बाइवेलेंट और द टेट्राड फॉर्म, ऑलराइट। फिर उसके साथ आखिरी चीज है खराबी। खराबी क्यों है कि जो प्रोग्राम्ड डिवीजन है उसमें तो यह तय कर लिया गया है कि अब इन्होंने अलहदा होना है, लेकिन अगर इस तरह हो जाए कि द क्रोमोसोम्स दे फेल टू सेग्रीगेट, अलहदा अलहदा हो ही नहीं पा रहे, तो उस वक्त हम कहेंगे कि डिसजंक्शन हो गया है। यानी जो जोड़ अलहदा होना था, क्रोमोसोम्स ने वो आपस की अटैचमेंट नहीं छोड़ी और वो जुड़े ही रहे आपस में, और इसी तरह से किसी एक डॉटर सेल में चले गए और दूसरे डॉटर सेल के अंदर कोई ना कोई, या डॉटर न्यूक्लियस के अंदर कोई ना कोई खराबी पैदा हो गई, ऑलराइट। सो दिस कंडीशन इज नोन एज नॉन डिसजंक्शन, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब आप लोगों को समझ तो आ गई होगी। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस अगर हम लिखना चाहें तो हम यूं लिखेंगे, इट मे increase or decrease the number of chromosomes, alright। इस कंडीशन की वजह से ऑब्वियसली जो क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हुए थे, जिस डॉटर सेल में या डॉटर न्यूक्लियस में वो गए वहां पे क्रोमोसोम्स की तादाद में इजाफा हो जाएगा, और जहां पे वो नहीं गए वहां पे क्रोमोसोम की तादाद में कमी हो जाएगी। तो इधर इट कुड बी इंक्रीज इन क्रोमोसोम्स और इट कुड बी डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, ऑलराइट स्टूडेंट्स। इस इंक्रीज और डिक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर को फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है यूप्लॉइडी और एन्यूप्लॉइडी की कंडीशन में, कि कहीं ना कहीं तो पूरा क्रोमोसोम सेट जो है उसमें इजाफा हो रहा होता है, और कहीं ना कहीं सिर्फ एक एक अलहदा अलहदा क्रोमोसोम में इजाफा या कमी हो रही होती है। तो बुनियादी तौर पे जो चीज हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं, इट इज रिलेटेड टू द एन्यूप्लॉइडी। इसमें स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, नॉन डिसजंक्शन may occur in meiosis 1 as well as in meiosis 2, ऑलराइट स्टूडेंट्स। अब ये वाली बात भी समझने से ताल्लुक रखती है कि जो क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन हो रहा है, अगर तो वो मियोसिस 1 वाली कंडीशन में होगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर वो मियोसिस 2 वाली कंडीशन में होगा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ऑलराइट स्टूडेंट्स। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि इसको हम एन्यूप्लॉइडी कंडीशन में शामिल कर रहे हैं, तो बुनियादी तौर पे हम हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को n के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। जहां पे हैप्लॉइड से ज्यादा या कोई एक आधा क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाएगा उसको हम n+1 कंडीशन कहना शुरू हो जाएंगे। जहां पे उसकी हैप्लॉइड कंडीशन में से एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा उसको हम n-1 कंडीशन कहना शुरू हो जाएंगे, और अगर कंप्लीट सेट होता है तो उसको तो हम 2n या डिप्लॉइड कंडीशन कहते हैं। तो अब ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि जो क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन है वो बुनियादी तौर पे जो रिडक्शन डिवीजन हो रही है मियोसिस में, वहां पे जरूरी है। अगर नहीं होता तो फिर उसको हम कहेंगे इट इज द फर्स्ट मियोटिक नॉन डिसजंक्शन। अब जो फर्स्ट मियोटिक नॉन डिसजंक्शन है, इसके अंदर स्टूडेंट्स याद रखने वाली बात यह है कि द बाइवेलेंस दे आर सपोज्ड टू सेग्रीगेट, दे आर सपोज्ड टू सेपरेट फ्रॉम वन अनदर, उन्होंने स्प्लिट अपार्ट होना होता है। लेकिन अगर नहीं होंगे तो आप लोगों को यह बात समझ में आ जानी चाहिए कि जो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के बाद दो डॉटर सेल्स बनते हैं
उन दोनों डॉटर सेल्स में से एक सेल के पास तो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आ जाएंगे और दूसरे के पास उन क्रोमोसोम्स की कमी आना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि फर्स्ट पेरेंटल सेल के बाद जो पहले डॉटर सेल्स बने हैं उनके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद खराब हो गई है। तो जो अल्टीमेट 4 डॉटर सेल्स बनने थे एट द एंड ऑफ द मियोसिस 2 ऑल ऑफ देम विल बी एबनॉर्मल डॉटर सेल्स। ऑलराइट, इसी तरह अगर हम दूसरी साइड पे देखते हैं कि मियोसिस 2 के अंदर अगर नॉन डिसजंक्शन हो जाए तो वहां पे फिर भी हमें पता चलता है 50% ऑफ द सेल्स इवन दे आर हैप्लॉइड दे शो नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और अगर दूसरी जानिब देखा जाए कि मियोसिस 2 के एक ही सेल के अंदर जाके नॉन डिसजंक्शन हो रही है तो उसमें से 50% ऑफ द सेल्स दे विल बी अफेक्टेड बाय इंक्रीज और डिक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम और दूसरी तरफ 50% सेल्स जो हैं दे विल बी नॉर्मल सेल्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो मियोसिस 1 या मियोसिस 2 के अंदर हो जाने वाली नॉन डिसजंक्शन की वजह से फर्दर हम एक और चीज याद रखेंगे और वो क्या है कि इट में अकर नॉन डिसजंक्शन की बात हो रही है। सो नॉन डिसजंक्शन may occur in autosomes, all right, or they can even take place in sex chromosomes. All right students, ये हमने डिफरेंशिएट कर लिया है इसको कि ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शंस भी हो सकती हैं और सेक्स क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शंस भी हो सकती हैं। एग्जांपल्स आपकी बुक में जो डिस्कस की गई हैं स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वन इज डाउन्स सिंड्रोम। Down syndrome is also known as Mongolism, जनरल नाम है इसका, and it is also known as Trisomy 21. All right students, अब आप लोगों को याद होना चाहिए कि हमारे पास 22 पेयर्स जो होते हैं किसी भी सोमैटिक सेल के अंदर वो तो ऑटोसोम्स के होते हैं एंड द लास्ट पेयर इज कंप्राइजिंग ऑफ द XX कॉम्बिनेशन और XY कॉम्बिनेशन, ऑलराइट, फॉर द फीमेल्स एंड मेल्स रिस्पेक्टिवली। अब ये वाली चीज जो हमने याद रखनी है यहां पे, डाउन सिंड्रोम के अंदर 21st क्रोमोसोम में नॉन डिसजंक्शन हो रही है। तो जिन सेल्स के अंदर नॉन डिसजंक्शन हो चुकी होगी आपने ये बात याद रखनी है कि दे विल हैव 1 एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम, यानी कि नॉर्मल उनके पास क्रोमोसोम्स की तादाद तो मौजूद है लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, एक 21वां क्रोमोसोम उनके पास एक्स्ट्रा आ गया। तो पहली चीज तो ये कि इट इज एन ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन, और फिर उसके बाद दूसरी बात ये कि जैसे ही क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आएगा so that developing embryo or even after birth that person will have different features from the normal living organisms। और इसको अगर हम जांचना चाहें तो हम यूं लिखेंगे what is the possible cause। जनरली कहा जाता है कि the age of mother is responsible। ऑलराइट स्टूडेंट्स, क्रिटिकल चीज है कि ओवा के अंदर ज्यादा परसेंटेज देखी गई इस तरह के नॉन डिसजंक्शन की। अगर ओवा के अंदर ज्यादा परसेंटेज देखी जा रही है तो रिसर्च में ये बात बाद में जब चेक की गई तो पता चला कि एज ऑफ द मदर इज रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ नॉन डिसजंक्शन। तो इसके लिए आप 3 पॉइंट्स याद रखेंगे, एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इन टीनेज मदर द परसेंटेज चांस इज 1 in many thousands, all right, mother who reaches 40 years of age will have 1 in hundreds, all right, and reaching 45 or above 45 the risk is 3 times greater। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये बात समझने से ताल्लुक रखती है कि एज ऑफ मदर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। ऑलराइट, लेकिन ये बात याद रखिएगा दिस इज वन फैक्टर, इसके अलावा और भी बहुत सारे फैक्टर्स पॉसिबल हैं यहां पे। अब स्टूडेंट्स, इसको हम पहचाने किस तरह कि किस तरह के लोगों में डाउन सिंड्रोम हो चुका हुआ है। तो इसके लिए हमारी सोसाइटी में हमें इर्द गिर्द बहुत सारे स्पेशल बच्चे या स्पेशल लोग इस तरह के नजर आते हैं।
which have same unique features at their face, all right? और वो जो unique features हमें नजर आ रहे हैं उनको अगर हम लिखना चाहें तो we can write them as a set of symptoms flat broad face, squint eyes, then we can have intellectual disability, all right, and protruding tongue. जी स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे एक बात जो मैं आप लोगों को बहुत ही खास तौर पे हाई फ्रीक्वेंसी पे जाके समझाना चाहूंगा, वो ये वाली चीज कि हमारी किताब में मेंटल रिटार्डेशन वगैरह की टर्म यूज की गई है, ऑलराइट, इट इज फाइन, कुछ किताबों में इसी तरह से ही लिखा गया है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि बहुत सारे मगरबी ममालिक में जैसे ही इस चीज का अंदाजा हो जाता है कि द डेवलपिंग फीटस इट हैज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम नंबर 21, तो लीगल करार दे दिया गया है कि इस तरह के बच्चों को अबॉर्ट करवा दिया जाए, यानी कि उनको जाया कर दिया जाए। पैदाइश से पहले ही यह फैसला कर लिया जाता है कि उनको इस दुनिया पे आने का कोई हक नहीं है। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, क्योंकि बुनियादी तौर पे ये जो हम सेट ऑफ सिम्टम्स लिखते हैं, हमारी सोसाइटी के अंदर भी अगर हमें कोई इस तरह के बच्चे नजर आते हैं तो उनको स्पेशल केसेस समझ के इग्नोर करना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब हम इनको स्पेशल पीपल या स्पेशल चिल्ड्रन कह रहे हैं तो वी हैव टू टेक स्पेशल केयर ऑफ सच किड्स, ऑलराइट, क्योंकि ये वाला जो सेट ऑफ फीचर हम लिखते हैं इसमें नो डाउट हमें कुछ ना कुछ एबनॉर्मेलिटी तो नजर आ रही है, लेकिन इस एबनॉर्मेलिटी की होने के बावजूद हम इस काबिल नहीं हैं कि हम ये तय कर लें कि इस बच्चे को खत्म कर दिया जाए, ऑलराइट, क्योंकि बाद में बहुत सारे केसेस हमें इस तरह से भी नजर आते हैं कि अगर स्पेशल केयर वगैरह दी जाए, स्पेशल नर्चरिंग की जाए इस तरह के बच्चों की, तो दे प्रूव टू बी इंप्रूव्ड किड्स, ऑलराइट। इनको मुकम्मल तौर पे एक साइड पे बी क्लास ह्यूमन बना देना, दिस इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ऑलराइट। तो ये चीज हमें भी समझ लेनी चाहिए कि अगर हम इनको थोड़ी सी ज्यादा केयर दें, थोड़ी सी बेहतर नरिशमेंट और अच्छा लर्निंग एटीट्यूड या एनवायरनमेंट प्रोवाइड करवाएं, तो इस सूरत में ये बच्चे बेहतर से बेहतर की जानिब जा सकते हैं। और खास तौर पे अगर हम मेडिकल रिसर्च के हवाले से बात करें तो अगर इनके पास कोई एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है तो बहुत सारे मेडिकल डिसेबिलिटीज यानी कि कुछ डिजीजेस भी ऐसी हैं कि जिनकी रिसर्च के लिए इनके क्रोमोसोम्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस लिहाज से इनको मुकम्मल तौर पे छोड़ देना या खुदा ना खास्ता पैदाइश से पहले ही ये तय कर लेना थ्रू कैरियोटाइप स्क्रीनिंग और फीटल स्क्रीनिंग, बहुत सारे ममालिक में अब ये सहूलतें मौजूद हैं तो लोग इस तरफ चले जाते हैं। इसको हमने अवॉइड करना है, रिजेक्ट करना है, और इस तरह के बच्चों को हमने ज्यादा से ज्यादा नरिश और इंप्रूवमेंट की जानिब लेके जाना है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सिंड्रोम इज Klinefelter's syndrome. All right, students. The first thing, it is sex chromosomal non-disjunction. All right. यहां पे जो स्पेशल केसेस हमें नजर आ रहे हैं वो क्या है? द पर्सन हिमसेल्फ इज जेनेटिकली और बायोलॉजिकली अ मेल, बट he may have a tendency of becoming or having female characteristics. All right, ये बात जरा गौर तलब है। Genetically male, all right, but may have gynecomastia, enlarged breasts वाली कंडीशन हो सकती है, all right, small testes with low sperm count or maybe complete absence of sperm production. All right students, तो ये वाली कंडीशंस भी नजर आ सकती हैं।
अब याद रखने वाली चीज ये है कि क्लाइनफेल्टर डिस्कवरर के नाम की बुनियाद पे हेनरी क्लाइनफेल्टर ने डिस्कवर किया, तो उसी के नाम से हमने सिंड्रोम का नाम भी वाबस्ता कर दिया। अब याद रखने वाली चीज यहां पे ये है स्टूडेंट्स कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज अ कंडीशन इन विच द पर्सन इज XY, ही इज अ नॉर्मल मेल। ऑलराइट, अब देखने में तो XY कंडीशन तो बिल्कुल एब्सोल्यूट नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन इफ इट हैज एन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम तो फिर हम कहेंगे कि नाउ इट इज द रिजल्ट और द प्रोडक्ट ऑफ अ क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन। इसका मतलब यह हुआ कि उसके पास 44 ऑटोसोम्स हैं और उसके बाद उसके पास 3 क्रोमोसोम्स हैं, तो टोटल कितने हो गए? 47 क्रोमोसोम्स। ऑलराइट, सो 47 क्रोमोसोम्स इज नॉट अ नॉर्मल कंडीशन। फिर इसी तरह कुछ लोगों में यह भी देखा गया कि 44 ऑटोसोम्स हैं और फिर उसके साथ 3X और 1Y का कॉम्बिनेशन भी मौजूद हो सकता है। सो इन दिस केस दे हैव 48 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और मजीद ये कि 44 ऑटोसोम्स प्लस 4X और 1Y का कॉम्बिनेशन भी मौजूद हो सकता है, हैविंग टोटल 49 क्रोमोसोम्स। अब यहां पे जो गौर करने वाली चीज है वो ये है स्टूडेंट्स कि Y क्रोमोसोम इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द मेल फीचर्स। ऑलराइट, बट इफ इट इज द इक्वेशनल और जीनिक बैलेंस मौजूद होगा X और Y का, तो फिर तो नॉर्मल मेल्स पैदा होंगे। बट इफ देयर इज एन एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम तो टेंडेंसी या चांसेस बढ़ जाएंगे कि इसके अंदर फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इस तरह के अफराद को हमारी सोसाइटी में मुख्तलिफ किस्म के नामों से पहचाना जाता है, लेकिन यहां पे मैं एक बात वाजे करता चलूं कि हर मर्तबा 100% चांस नहीं होता कि इफ पर्सन इज हैविंग एन एक्स्ट्रा X तो वो किसी ना किसी B क्लास या कोई और किसी जेंडर में ट्रांसफर होना शुरू हो जाए। इसलिए इन लोगों में ये वाली चीज उजागर करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दे कैन बी नॉर्मल ह्यूमंस ऑफ द सेम सोसाइटी। ऑलराइट, क्योंकि यहां पे अब गड़बड़ ये है कि ना सिर्फ हमारी सोसाइटी के अंदर बल्कि बहुत सारे मगरबी सोसाइटीज के अंदर भी इस तरह के लोगों को जल्दी एक्सेप्ट नहीं किया जाता या इन लोगों को मिसफिट समझा जाता है सोसाइटीज के अंदर। तो हमें इस चीज की अवेयरनेस देने की जरूरत है कि बुनियादी तौर पे दे हैव नो मेंटल और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो इस लिहाज से ज़हनी एतबार से परेशान करके अपने लिए शर्मिंदगी का बायस ना बनाएं कोई भी वालिदैन इनको, बल्कि इस तरह के लोगों के लिए गवर्नमेंट लेवल पे या अपनी कम्युनिटी लेवल के ऊपर हम इस तरह की अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं कि इनको भी सोसाइटी के अंदर यूजफुल और रिस्पेक्टेबल किस्म के प्रोफेशंस देने चाहिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आप लोग भी कोशिश करें, इंशाअल्लाह ताला हम अपना कंट्रीब्यूशन जारी रखेंगे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट सिंड्रोम हमने डिस्कस करना है, दैट इज नोन एज टर्नर्स सिंड्रोम। जी स्टूडेंट्स, द टर्नर सिंड्रोम इज अगेन sex chromosomal syndrome or non-disjunction. All right, और इसके अंदर the persons, or we can specify females, have only one X chromosome. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब ये वाली चीज जो हमने यहां पे लिखी है, दिस इज टर्नर्स सिंड्रोम। अब टर्नर सिंड्रोम की अलामात के एतबार से अगर देखना चाहें तो हम किस तरह से पहचान सकते हैं? पहले नंबर पे तो इट मोस्टली हैपेंस ओनली इन द फीमेल्स। ऑलराइट, फिर उसके बाद दूसरी चीज शॉर्ट स्टेचर, इनकी हाइट जो नॉर्मल हाइट होती है पॉपुलेशन की उससे कम हो जाती है। ऑलराइट, देन वेब्ड नेक, ovaries reduced or sometimes absent. All right, no oogenesis or infertile. All right students, हाइट नॉर्मल लोगों की निस्बत ज्यादा छोटी हो जाती है, और वेब नेक क्या है कि शोल्डर्स के ऊपर एक एक्स्ट्रा फोल्ड आ जाता है स्किन का जो कि गर्दन को कनेक्ट कर रहा होता है साथ,
और वो इस तरह से लगता है कि गर्दन जो है वो डायरेक्ट कंधों के साथ जुड़ी हुई है और उसके दरमियान स्किन मौजूद है। ऑलराइट, यानी गर्दन और कंधों का स्किन की मदद से जुड़ जाना, दिस कंडीशन इज नोन एज वेब्ड नेक कंडीशन। ऑलराइट, फिर उसके बाद स्टूडेंट्स अगली चीजें जो हैं, ऑब्वियसली अब एक एक्स क्रोमोसोम अगर मिसिंग है तो फिर क्या होता है यहाँ पे कि इनके अंदर भी जो डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स है या इवन के द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दे आर नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड। अब यहाँ पे भी समझने वाली चीज ये है कि अगेन यहाँ पे इस तरह के फीटस या इस तरह के एम्ब्रियो को स्क्रीनिंग के बाद कंप्लीटली मिसकैरेज की जानिब या अबॉर्शन की जानिब ले जाया जाता है, और फिर उसके बाद जो सर्वाइव कर गए उनमें से ये फीचर्स हमें नजर आते हैं कि दे कैन सर्वाइव, दे हैव सम वायबल जीन्स। और अब तो मेडिकल साइंस इस नतीजे पे पहुंची हुई है कि अगर कोई एबनॉर्मेलिटी भी आ जाती है तो देयर मे बी अ चांस फॉर इंप्रूवमेंट फॉर एनी अदर काइंड ऑफ बायोलॉजिकल डिजीज। ऑलराइट, तो इस तरह के ऑफस्प्रिंग्स जो हैं ये आमतौर पे कम उम्री में ही वफात पा जाते हैं। अगर सर्वाइव भी कर जाएं तो इनका ओवरऑल लाइफ स्पैन कोई इतना ज्यादा नहीं होता। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज अबाउट द टर्नर सिंड्रोम। फिर इसके अलावा स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक टेबल के अंदर कुछ और सिंड्रोम्स का भी जिक्र किया गया है, जिसमें जैकब सिंड्रोम है या मेरा फीमेल्स वाला सिंड्रोम है। वहां पे जो स्पेसिफिकली मेल और फीमेल रिलेटेड क्रोमोसोम्स हैं उनकी तादाद में इजाफा होते चले जाना, यानी कि नॉर्मल फीमेल के अंदर हमें पता है कि देयर शुड बी 2 एक्स क्रोमोसोम्स। ऑलराइट, लेकिन अगर किसी फीमेल के अंदर 3 एक्स क्रोमोसोम्स हो जाएंगे तो इट विल बी रेफर्ड टू एज द मेटा फीमेल और दे आर समटाइम्स रेफर्ड टू एज द सुपर फीमेल्स। लेकिन वहां पे गड़बड़ ये है कि हाइट्स वगैरह तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती हैं, लेकिन उसके साथ जो ओवरऑल बॉडी का फ्रेम है वो थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी की जानिब जाना शुरू हो जाता है। लेस लर्निंग या स्लो लर्निंग एबिलिटीज इनके अंदर हो सकती हैं, और फिर उसके अलावा समटाइम्स इमोशनल या बिहेवियरल डिस्टर्बेंसेस इनके अंदर जो है वो इनके अंदर यूं समझें कि खराबियां पैदा करती हैं, जिसकी वजह से ये सोसाइटी में अपने आप को फिट नहीं कर पाती। ऑलराइट, सेम इज द केस विद द मेटा मेल्स, जिसमें एक वाई क्रोमोसोम की बजाय एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ जाता है। एक्स वाई वाई वाली कंडीशन जब नजर आती है तो उस तरह के मेल्स को हम कहते हैं दीज आर द मेटा मेल्स। दे विल हैव द सेम इश्यूज, हाइट ज्यादा बड़ी होगी। इवन कि अगर ट्विन बच्चे भी पैदा होते हैं और किसी एक के पास एक एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम है तो वो हाइट के एतबार से बड़ा हो जाएगा और बाकी एबिलिटीज जो है उसकी वो डिसलेक्सिया टाइप इस तरह की चीजें नजर आ सकती हैं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसी तरह एक और सिंड्रोम का जिक्र किया गया है, दैट इज पेटाउ सिंड्रोम। इस पेटाउ सिंड्रोम को हम कहते हैं ट्राइसोमी ऑफ 18, ट्राइसोमी ऑफ 13। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब इस सिंड्रोम के अंदर भी कुछ फीचर्स इस तरह से हैं कि ये लोग भी ज्यादा देर तक सरवाइव करते हुए नजर नहीं आते। इनकी अपनी कुछ अलामात हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी के एतबार से दे स्टे अंडर नरिश्ड और मेल नरिश्ड। ऑलराइट, फिर इसी तरह एडवर्ड सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 13 है, वहां पे भी हमें खराबी नजर आ सकती है। कुछ बच्चे सरवाइव कर सकते हैं। कुछ अरसा पहले हमारे यहाँ सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब वगैरह के ऊपर एक बच्ची बहुत ज्यादा हिट हुई और उसके लिए उसके सर्वाइवल को काबिल तहसीन समझा जाता है कि डॉक्टर्स ने ये पेरेंट्स को मशवरा दिया कि इसमें ये मसला है तो इसको फौरी तौर पे अबॉर्ट करवा दिया जाए, लेकिन उसके पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया कि नो वी विल गो थ्रू विद इट, और फिर उसके बाद उसकी डिलीवरी के बाद स्टिल शी इज अंडर ट्रीटमेंट बट शी इज स्टिल लिविंग अ हैप्पी लाइफ। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आपको बताने का मकसद ये है कि इन एबनॉर्मेलिटीज के बावजूद बाज़ औक़ात इंसान अपनी सोसाइटी के अंदर बहुत ज्यादा तामीरी किस्म का काम या रोल प्ले कर सकते हैं। तो इस वजह से वी आर नो वंस टू डिसाइड दैट हु विल सर्वाइव एंड हु विल नॉट सर्वाइव। ऑलराइट स्टूडेंट्स, मेडिकल साइंस के अंदर भी एबनॉर्मेलिटीज या एरर्स की गुंजाइश मौजूद है। जरूरी नहीं कि जो डॉक्टर्स कुछ कह देते हैं वही फाइनल होता है। सो रिसर्च ऑलवेज हैव सम रूम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहीं पे इस सेशन का इख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।